राजेश के शरीर से जब लैलावती का शरीर टकराया तो राजेश ने अपने आप को स्वर्ग में महसूस किया। उसने लैलावती को बड़ी मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। लैलावती ने राजेश को 3 बोसे दिए तो राजेश बिल्कुल पागल हो गया। वो इतना मस्तूर हो गया कि उसकी समझ में ना आई कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। लैलावती ने 4था बोसा राजेश को और फिर अपना मुंह आहिस्ता आहिस्ता उसकी शह रग की तरफ बढ़ाने लगी। राजेश को लैलावती की बिगड़ती हुई शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी। लैलावती ने जब अपना मुंह खोला तो 2 नोकीले और लंबे दांत खुद ब खुद ही बाहर आ गए। लैलावती ने राजेश की गर्दन पर अपनी गिरफ्त मजबूत करके एकदम अपने नोकीले और खौफनाक दांत उसकी शह रग में गाड़ दिए और चप्पड़ चप्पड़ की तेज आवाज़ के साथ राजेश का गरम गरम खून अपने मैदे में उतारने लगी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी हवेली का खंडर लास्ट एपिसोड। राजा बलबीर सिंह बूरा नदी के साथ साथ चलता हुआ उसके पहाड़ पर पहुंचकर रुक गया और जोधपुर की तरफ जाने वाले रास्ते को देखने लगा कि शायद युवराज वापस आता हुआ दिख जाए, लेकिन उसे दूर दूर तक युवराज का कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था, जिसका यही मतलब था कि युवराज को लैलावती अपने साथ खंडर में ले गई है। राजा बलबीर सिंह बूरा नदी के पार से तकरीबन दौड़ता हुआ उस रास्ते तक पहुंचा जो खंडर की तरफ मुड़ता था। वहां से वो तेज तेज चलता हुआ खंडर की तरफ जाने लगा। खंडर की टूटी हुई दीवारों के आड़े तिरछे साए इतने खौफनाक लग रहे थे कि खौफ की वजह से राजा बलबीर सिंह ने अपनी डब में उड़सा हुआ छुरा निकालकर अपने हाथ में पकड़ लिया। लंबे और चौड़े फल वाला वो छुरा इंतहाई तेज, चमकदार और खौफनाक था। राजा बलबीर सिंह अपने चारों तरफ देखता हुआ इंतहाई चौकन्ने अंदाज में आगे बढ़ रहा था। हर तरफ हू का आलम था और टूटी हुई दीवारों के बड़े बड़े साए दिल दहला रहे थे। जब वो खंडर के पहले कमरे में दाखिल हुआ तो फिर सारे साए पीछे रह गए और वो अंधेरे के राजपाट में दाखिल हो गया। ये खंडर उसके पुरखों की उस हवेली का था जिसे सेनापति राय सिंह ने अपने राजा चंद्रवीप को रातों रात मौत के घाट उतारने के बाद उस पर अपना कब्जा जमा लिया था। राजा बलबीर सिंह मुख्तलिफ कमरों में से होता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था और उसे अपने पीछे ही कदमों की आहट अजनबी महसूस हो रही थी। कितनी ही बार उसने रुककर अपने पीछे देखा कि कोई है तो नहीं, लेकिन उसे कोई भी नज़र ना आया और फिर वो आगे बढ़ गया। काफ़ी आगे जाने के बाद उसे एक तरफ बदबू आती हुई महसूस हुई। वो उस तरफ मुड़ गया। जब थोड़ा आगे पहुंच गया तो उसे एक कमरे में रोशनी दिखाई दी। राजा बलबीर सिंह बहुत तेज़ी से उस कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे के दरवाजे पर पहुंचने के बाद उसने भी हैरत से कमरे को देखा, क्योंकि हर चीज़ स्वामी बैरोनाथ के कहने के मुताबिक थी। यानी कमरे का बैठा हुआ फर्श, एक कोने में ऊपर जाती हुई सीढ़ियाँ और उसमें से फैली हुई इंतहाई गंदी बदबू। राजा बलबीर सिंह ने जब हर चीज़ को बिल्कुल उसी तरह पाया जिस तरह के स्वामी बैरोनाथ ने उसे बताया था, तो फौरन कमरे में दाखिल होकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे वो ताबूत दिखाई ना दिया जिसमें रानी कौशल्या की लोथ पड़ी हुई थी और जिसमें लैलावती जन्म लेकर जवान हुई थी। राजा बलबीर सिंह ने कमरे के कच्चे बैठे हुए फर्श को गौर से देखना शुरू कर दिया और उसने ये काम कमरे के एक कोने से शुरू किया। कमरे के चप्पे चप्पे को देखता हुआ और अपने छुरे की नोक से उस फर्श को कुरीदता हुआ जब तीसरे कोने में पहुंचा तो छुरा किसी लकड़ी से टकराया। राजा बलबीर सिंह ने फौरन ही अपने दोनों हाथों के साथ उस जगह से मिट्टी को एक तरफ हटाना शुरू कर दिया। बिल्कुल बारीक सी मिट्टी की तह के नीचे एक चौड़ा तख्त दबा हुआ नजर आया,
जो कि असल में ताबूत का ढक्कन था। राजा बलबीर सिंह ने फौरन ही उस ढकने को खोलना चाहा, लेकिन ढकना बहुत आराम से खुला। जब ताबूत का पूरा ढकना खुल गया तो राजा बलबीर सिंह ताबूत में पड़ी हुई रानी कौशल्या की लोथ को देखकर हैरान रह गया। एक तो वो थी बहुत खूबसूरत, दूसरा उसका सारा सीना खून से भरा हुआ था। अगरचा खून सूखा हुआ था, लेकिन कमरे में फैली हुई रोशनी की वजह से वो खून बिल्कुल ताज़ा दिखाई दे रहा था। रानी कौशल्या के चेहरे पर एक करब दिखाई दे रहा था। राजा बलबीर सिंह ने ताबूत में पड़ी हुई रानी कौशल्या की लोथ को ठोड़ी के नीचे अपना बायां हाथ रखकर ऊपर की तरफ जोर लगाया और उसका गला बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा। राजा बलबीर सिंह ने अपने दाहिने हाथ में पकड़े हुए खतरनाक छुरे से उसका गला काटना शुरू कर दिया। छुरा बहुत तेज था और जिसने चंद ही लम्हों में रानी कौशल्या की पूरी गर्दन काट कर अलहदा कर दी। उसकी गर्दन अलहदा होने की देर थी कि पूरे कमरे में अंधेरा हो गया। राजा बलबीर सिंह ने जल्दी से रानी कौशल्या के कटे हुए सर को बालों से पकड़कर ताबूत में से बाहर निकालकर ताबूत के ढकने को बंद कर दिया। ताबूत को बंद करने के बाद राजा बलबीर सिंह अंदाजे से कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया, लेकिन जब वो दरवाजे वाली जगह पर पहुंचा तो वहां पर पक्की दीवार बनी हुई थी। उसे शक हुआ कि कहीं दरवाज़ा ज़रा आगे ना हो, और जब वो दीवार के साथ चलता हुआ ज़रा आगे पहुंचा तो वहां पर भी किसी दरवाजे का कोई नामो निशान, कोई वजूद ना था। राजा बलबीर सिंह कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक गया, लेकिन फिर भी बात वही थी, ढाक के तीनों पातों वाली। उसके बाद राजा बलबीर सिंह ने दीवार के साथ साथ पूरे कमरे में चक्कर लगाया, लेकिन उसे कुछ हासिल ना हुआ। ये बात उसके लिए इंतहाई हैरतनाक थी, क्योंकि इसके बारे में उसे स्वामी भैरोनाथ ने कुछ नहीं बताया था। उसने तो कहा था कि रानी कौशल्या का सर बालों से पकड़कर बाहर निकालकर ताबूत को बंद कर देना, बस फिर तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो काम खत्म होने की बजाय और बढ़ गया है। राजा बलबीर सिंह ने एक हाथ में छुरा पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में रानी कौशल्या की कटी हुई सिरी, और जब वो कमरे का दरवाज़ा ढूंढते ढूंढते थक गया तो उसने हाथ में पकड़ी हुई सिरी को गुस्से से एक तरफ फेंक दिया। राजा बलबीर सिंह सोचने लगा कि अब शायद वो कभी इस कमरे से बाहर ना निकल सके। इस ख्याल से उसका दिल बैठा जा रहा था। वो सोचने लगा कि मुझे ऊपर जाकर युवराज से बात करनी चाहिए, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि स्वामी भैरोनाथ ने ऊपर जाने से सख्ती के साथ मना किया था, पर अब करूं तो क्या करूं। वो दो दलियों में पड़ गया कि मुझे ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। काफ़ी देर तक रजनी युवराज की बाहों में मचलती रही। इस दौरान युवराज ने 2 मरतबा हाथ सरहाने के नीचे हाथ डालकर ये देखने की कोशिश की थी कि आया कटार सरहाने के नीचे मौजूद भी है या नहीं, लेकिन कटार वहाँ मौजूद नहीं थी। आखिरकार युवराज ने बेखुदी की अदाकारी करनी शुरू कर दी, क्योंकि स्वामी भैरोनाथ ने उसे कहा था कि लालावती तुम्हें पूरी तरह अपने शरीर में गुम करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अपना मुंह खोलेगी। तुमने उसके शरीर में गुम नहीं होना है, लेकिन गुम होने की अदाकारी करनी है। इसलिए युवराज ने अपने आप को रजनी के रहमो करम पर छोड़ दिया। रजनी ने जब देखा कि युवराज अपनी सुध बुध खो चुका है तो उसने युवराज की शहरग पर 3-4 बार चूमने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया। युवराज ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ सरहाने की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। युवराज सरहाने की तरफ हाथ भी बढ़ा रहा था और अपनी अध खुली आंखों से रजनी के चेहरे की तरफ भी देख रहा था। रजनी का चेहरा बिगड़कर इतना बेहानक, इतना मकरू हो गया था कि देखकर ही घिन आती थी। उसके खुले हुए बद्दे मुंह से 2 लंबे 2 नोकीले दांत बाहर झांक रहे थे। उसकी काली स्याह खुरदरी बालशत भर लंबी जुबान किसी सांप की तरह लहरा रही थी, यानी उसके मुंह से बाहर निकली हुई थी या लटकी हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई कुतिया
बहुत थक कर एक जगह खड़ी होकर हाँप रही हो, लेकिन उस कुतिया को सांस नहीं चढ़ा हुआ था। उसके मुंह से पलीती की बदबू आ रही थी। युवराज का हाथ जब सरहाने के नीचे पहुंचा तो हैरत अंगेज तौर पर उसके हाथ में कटार का दस्ता आ गया और उसने फौरन ही दस्ते पर अपनी गिरफ्त मजबूत करके अपना दूसरा हाथ रजनी की कमर में डाल लिया। वो उस वक्त रजनी के नीचे था। रजनी ने अपने दोनों हाथों को युवराज के दोनों कानों पर रखकर अपनी गिरफ्त मजबूत करके जब अपना खुला हुआ मुंह युवराज की शाह रग की तरफ बढ़ाना शुरू किया तो युवराज ने अपने बाएं हाथ की गिरफ्त को उसकी कमर पर मजबूत करके चश्मे जून में करवट खाई। रजनी तो कुछ समझ भी नहीं हुआ कि ये क्या हुआ। जो ही रजनी युवराज के नीचे आई तो युवराज ने अपने पूरे जोर से कटार उसके ऐन सीने के दरमियान उतार दी और कूद कर एक तरफ हो गया, लेकिन उसके दोनों कान आधे से ज्यादा उखड़कर रजनी के हाथों में चले गए, क्योंकि रजनी के हाथ उसके कानों पर बड़ी मजबूती से रखे हुए थे। उसके लंबे नाखूनों ने युवराज को एक तरह से कानों से महरूम ही कर दिया था, क्योंकि उसके आधे कान बहुत बड़े लग रहे थे, बुरे लग रहे थे। खून उसके कानों से निकलकर उसकी गर्दन से होता हुआ उसके सारे जिस्म पर फैल रहा था, जबकि रजनी के सीने से निकलने वाला खून एक लाल चश्मा दिखाई दे रहा था। युवराज पलंग से उतरकर एक तरफ हुआ तो रजनी भी चीख मारकर पलंग से नीचे उतरी और उसके पलंग से नीचे उतरते ही कमरे में मौजूद दिया, जो पलंग के साथ एक टेबल पर रखा हुआ था, फिर से मुकम्मल रोशनी देने लगा। वो चीख कर बोली, कुत्ते, तूने मेरे साथ छल कपट किया है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिंदा तो तू तब नहीं छोड़ेगी जब तू खुद जिंदा रहेगी। तुझे कुतिया को तो मैं पहले ही पहचान गया था लैलावती। खबरदार, मुझे लैलावती मत कहना, मेरा कोई नाम नहीं है। रजनी, जो कि असल में लैलावती थी, अपने सीने पर हाथ रखे हुए आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रही थी। युवराज ने लैलावती को जब पीछे की तरफ हटते हुए देखा तो वो उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उसके लैलावती तक पहुंचते पहुंचते लैलावती ने एक मेज पर रखी हुई बांह जितनी लोहे की मूर्ति उठाकर बहुत दूर से फेंक कर युवराज को मारी। युवराज को जरा भी मौका न मिला और मूर्ति उसके मुंह पर लगी, जिससे उसकी नाक की हड्डी और सामने के 4-5 दांत टूट गए। उसकी पेशानी में से भी खून निकलने लगा। पीछे रहो, नहीं तो मेरे साथ साथ तुम भी मर जाओगे, लैलावती ने चीख कर कहा। हैरानी की बात यह थी कि युवराज ने कटार का पूरा फल उसके सीने में उतारा था, लेकिन वह फिर भी गिर नहीं रही थी, अलबत्ता डगमगा जरूर रही थी। अगरचे युवराज को मुंह पर लोहे की मूर्ति लगी थी, लेकिन फिर भी वो लैलावती की तरफ बढ़ रहा था। लैलावती भागकर पलंग पर चढ़ी और उसने पलंग की दूसरी जानब छलांग लगा दी। युवराज भी उसके पीछे भागा। दोनों आगे पीछे कमरे में इधर से उधर भागने लगे और जिससे कमरे में एक धमा चौकड़ी मच गई। नीचे कमरे में मौजूद जब राजा बलबीर सिंह ने ऊपर वाले कमरे में इस धमा चौकड़ी की आवाजें सुनी तो वह स्वामी बैरोनाथ के कहे हुए को भूलकर फौरन गिरता पड़ता सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले कमरे में पहुंच गया। राजा बलबीर सिंह कमरे का मंजर देखकर दंग रह गया, क्योंकि 2 इंसानी जिस्म बिल्कुल नंग धड़ंग खून में लुथड़े हुए कमरे में भाग रहे थे, जिनके कपड़े कुछ पलंग पर पड़े हुए दिखाई दे रहे थे और कुछ पलंग से नीचे। कमरे में आगे भागने वाली कोई डायन थी, जिसकी मकरू शक्ल को देखते ही राजा बलबीर सिंह ने फर्श पर थूक दिया, जबकि उसके पीछे हाथ में कटार पकड़े हुए भागने वाले को राजा बलबीर सिंह ने पलंग पर पड़े हुए लिबास से पहचाना कि वह युवराज है, क्योंकि अपने चेहरे से वह बिल्कुल नहीं पहचाना जा रहा था। वो इसलिए कि उसका सारा चेहरा खून में लुथड़ा हुआ था और उसके दोनों कान आधे थे और आधे थे ही नहीं, यानी आड़े तिरछे कटे हुए दिखाई दे रहे थे। वो डायन युवराज को अपने से दूर रहने का कह रही थी और उसे डरा रही थी कि मेरे साथ साथ तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। युवराज उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन वो उसे पकड़ाई भी नहीं दे रही थी, क्योंकि एक तो कमरा बहुत कुशादा था, दूसरा उसमें बेशुमार फर्नीचर पड़ा हुआ था।
उसी फर्नीचर की वजह से वो युवराज के हत्थे नहीं चढ़ रही थी, क्योंकि वो एक चीज के पीछे से निकलकर दूसरी चीज के गिर्द घूमना शुरू कर देती थी। राजा बलबीर सिंह के देखते ही देखते उस डायन ने लोहे की एक मूर्ति को उसकी टांगों से पकड़कर कमरे के कोने में रखी हुई एक छोटी सी मेज से उठा लिया और रुक रुक कर युवराज के अपने पास आने का इंतजार करने लगी। लेकिन युवराज उसके हाथ में लोहे की मूर्ति देखकर जहां था वहीं रुक गया। राजा बलबीर सिंह ने जब यह सूरत हाल देखी तो फौरन उस डायन की तरफ बढ़ा और उसके हाथ में अभी तक वो छुरा पकड़ा हुआ था जिससे उसने रानी कौशल्या की गर्दन काटी थी। युवराज, तुम पीछे हट जाओ, मैं इस डायन को अपने हाथों से मारूंगा। उसने मेरे सपुत्र और सपुत्री को मारा है। राजा बलबीर सिंह की आवाज सुनकर जहां युवराज ने उसकी तरफ देखा वहां ही लैलावती ने भी राजा बलबीर सिंह को बड़ी हैरानी से देखा। शायद वह उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी या फिर पहचान चुकी थी। राजा बलबीर सिंह गुस्से की वजह से कफ उड़ाता हुआ बेधड़क लैलावती की तरफ बढ़ रहा था। अभी वो कोई लैलावती से 10-12 कदम दूर था कि गुस्से की वजह से उसने वहीं से छुरा फेंक कर लैलावती को मारा, जो सीधा लैलावती के बरहना पेड़ पर जाकर लगा। लेकिन छुरा उसके पेड़ पर लगते ही फर्श पर गिर गया। युवराज ने चीख मारकर कहा, महाराज, ये केवल मेरे पास मौजूद कटार से ही मरेगी, आप आगे मत जाइए। लेकिन राजा बलबीर सिंह के सर पर तो बदले का भूत सवार था और उसने जूं ही लैलावती के पास पहुंचकर उसकी गर्दन पकड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ाए तो लैलावती ने अपने हाथ में पकड़ी हुई लोहे की मूर्ति को उसके जोर से राजा बलबीर सिंह के हाथों पर मारा और उसकी दोनों हाथ कलाइयों से टूटकर झूल गए। वह तकलीफ की वजह से जैसे ही नीचे झुका तो लैलावती ने अपने पूरे जोर से मूर्ति उसके सर पर मारनी चाही, लेकिन वो कनी खा गया और जिसकी वजह से मूर्ति उसके कंधे पर लगी और पटाख की बहुत ऊंची आवाज पैदा हुई। शायद राजा बलबीर सिंह के कंधे की हड्डी टूट गई थी। उसने इंतहाई कर्बनाक चीख मारी। लैलावती ने राजा बलबीर सिंह को तीसरी बार मूर्ति मारनी चाही, लेकिन इतनी देर में युवराज लैलावती के सर पर पहुंच गया था। उसने लैलावती के हवा में उठे हुए हाथों से फायदा उठाकर कटार उसकी पिसलियों में उतारकर एक तरफ बहुत जोर से खींची। लैलावती के हाथों से मूर्ति छूटकर फर्श पर गिर गई और उसने एकदम युवराज को कंधों से पकड़कर अपने नोकीले दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। युवराज लैलावती के इस अचानक हमले से घबराकर पीछे की तरफ गिरा तो लैलावती भी उसके ऊपर गिरी। उन दोनों के फर्श पर गिरने की वजह से युवराज के हाथ में पकड़ी हुई कटार लैलावती की पिसलियों को तोड़ती हुई एक तरफ से निकल गई। लैलावती का खून बहुत तेजी से बहने लगा। शायद उसका कोई अंदरूनी हिस्सा कट चुका था। इतनी तकलीफ के बावजूद भी उसने युवराज की गर्दन में से अपने दांत ना निकाले, बल्कि वो उसके खून को बहुत तेजी से चूस रही थी। युवराज ने दूसरी मर्तबा कटार लैलावती के पेट में घुसेड़ कर अंदर की तरफ जोर लगाना शुरू कर दिया। इतनी देर में राजा बलबीर सिंह भी कराहता हुआ उठ खड़ा हुआ। अगरचे उसके दोनों हाथ तो नाकारा हो चुके थे, लेकिन टांगे ठीक थी। उसने लैलावती के सर पर लातें मारना शुरू कर दी। इन पे दर पे लातों की वजह से लैलावती के दांत युवराज की गर्दन उधेड़ते हुए बाहर निकल गए। अगर लैलावती अपने दांत युवराज की शाह रग में गाड़ने में कामयाब हो जाती तो अब तक युवराज मर चुका होता, लेकिन लैलावती चूंकि तेजी से उस पर झपटी थी, जिसकी वजह से युवराज की गर्दन उसके सामने आ गई थी। जैसे ही लैलावती का मुंह युवराज की गर्दन से अलहदा हुआ तो युवराज ने कटार को खींचकर उसके पेट में से निकाल लिया। फिर उसने वो कटार एक तरफ गिरती हुई लैलावती के पेट में दस्ते तक घोंप दी। लैलावती की पीठ इसलिए युवराज के सामने आई थी कि राजा बलबीर सिंह उसे सर पर ऊपर से नीचे लाते मार रहा था। युवराज ने फिर ना जाने कितनी ही बार कटार लैलावती के पेट में उतारी। जब लैलावती में जरा सी भी सकत बाकी ना रही तो युवराज ने खड़े होकर उसे अपने पैरों से सीधा कर दिया,
क्योंकि वो फर्श पर सजदे की सी हालत में पड़ी हुई थी। जब लैलावती सीधी हुई तो वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसने राजा बलबीर सिंह की तरफ इंतहाई हकारत से देखकर बड़ी मुश्किल से आहिस्ता आहिस्ता कहा, बलबीरे, तेरे पुरखे राय सिंह ने हमारे पूरे परिवार को खत्म किया था और अब तूने मुझे खत्म कर दिया है, पर याद रख, तू भी यहां से जीवित वापस नहीं जाएगा। युवराज, उसकी माता की तरह इस डायन की गर्दन भी काट डालो, राजा बलबीर सिंह ने गुस्से से कहा। तो युवराज ने फौरन लैलावती की गर्दन पर कटार फेरना शुरू कर दी। लैलावती में दम तो था नहीं, इसलिए उसके मुंह से खरर खरर की 2-3 आवाजें निकली और वो मर गई। लैलावती के मरते ही पूरे खंडर में इंतहाई खौफनाक जल्जला आ गया। युवराज ने कटार और मरी हुई लैलावती को वहीं छोड़ा और राजा बलबीर सिंह को अपने साथ लेता हुआ जितनी तेज सीढ़ियां उतर सकता था उतरने लगा। जो ही उन्होंने आखिरी सीढ़ी उतरकर नीचे कमरे में कदम रखा तो पूरे का पूरा खंडर एक इंतहाई भयानक आवाज के साथ मुनहदम हो गया। ऊपर वाला कमरा जिसमें लैलावती की लाश पड़ी हुई थी, पूरे का पूरा राजा बलबीर सिंह और युवराज के ऊपर आकर गिरा, जिससे उन दोनों का कचूमर निकल गया। यमराज ने उन दोनों को आपस में बात करने की मोहलत तो क्या, उनको एक सांस तक लेने की मोहलत ना दी और उनकी आत्माओं को लेकर आकाश की तरफ चला गया। युवराज और राजा बलबीर सिंह को खंडर की तरफ गए हुए इतनी देर हो गई थी कि सुबह का सफेदा नमूदार हो गया था। राजकुमार जगजीत सिंह और मंत्री कैदोराज के दिलों में हौल समाया हुआ था। दोनों आपस में मशवरा करके खंडर की तरफ जाने लगे। अभी वो दोनों खंडर से तकरीबन 1 मील के फासले पर थे कि पूरे का पूरा खंडर उनकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ी आवाज के साथ मुनहदम हो गया। पूरे खंडर को यूं एकदम ही गिरते हुए देखकर उन दोनों को तो जैसे सकता हो गया। एक का बाप खंडर की तरफ गया था जबकि दूसरे का बेटा, और दोनों ही चीख मारकर खंडर की तरफ भागे। जब वो खंडर के पास पहुंचे तो छोटी से छोटी दीवार भी जमीन बोस हो चुकी थी। वो दोनों पागलों की तरह राजा बलबीर सिंह और युवराज को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें उन दोनों का नामो निशान तक नहीं मिल रहा था। राय सिंह नगर में दूर दूर तक खंडर के गिरने की आवाज सुनी गई थी, लेकिन खंडर को गिरते हुए सिर्फ 2-3 आदमियों ने ही देखा था। उन आदमियों ने यह खबर दूसरों तक पहुंचाई और फिर थोड़ी ही देर में यह खबर सारे राय सिंह नगर में फैल गई। जो भी यह खबर सुनता था तो वो सीधा खंडर की तरफ भागता। वो लोग तो खंडर के यूं अचानक गिरने की वजह जानने के लिए वहां जा रहे थे, लेकिन जब उनको राजकुमार जगजीत सिंह और मंत्री कैदोराज ने राजा बलबीर सिंह और युवराज के बारे में बताया तो वह सब पागलों की तरह उन दोनों की तलाश में लग गए, क्योंकि वो दोनों ही हर दिल अजीज थे। दोपहर तक यह खबर राय सिंह के इर्द गिर्द की हर रियासत में पहुंच गई। लोग जोक दर जोक कुदालें और बेलचे लेकर राय सिंह नगर पहुंचने लगे। शाम से पहले पहले उन्होंने 4 कुचली हुई लाशें खंडर के मलबे से निकाली। राजा बलबीर सिंह और युवराज की लाशें तो पहचान ली गईं, लेकिन 2 औरतों की लाशें, जिनमें से एक की गर्दन कटी हुई थी, यानी उसके धड़ के साथ ही नहीं, और जब मिली तो बिल्कुल ही कुचली हुई मिली। उस औरत का बाकी धड़ दूसरी तीनों लाशों से बहुत बेहतर हालत में था, क्योंकि वो एक लकड़ी के टूटे हुए ताबूत में पड़ा हुआ था। कोई पहचान ना सका, इसलिए कि उन दोनों औरतों को कोई नहीं पहचानता था। लेकिन जगजीत सिंह और कैदोराज ने लोगों को सिर्फ इतना ही बताया कि ये दोनों औरतें खूनी थी और उन्हें राजा बलबीर सिंह और युवराज ने ख़त्म किया है। अगर वो लोगों को स्वामी बैरोनाथ की सुनाई हुई कहानी सुना देते तो फिर शायद वो लोग इन दोनों औरतों को मजलूम ही समझते। शाम के वक्त तक उन चारों की लाशों की आर्थियां खंडर से ही उठीं और शमशान घाट में उनकी चिताओं तक पहुंचाई गईं। लोग तो कह रहे थे कि इन दोनों डायनों को यहीं फेंक दिया जाए, लेकिन स्वामी बैरोनाथ ने लोगों को ऐसी बातें करने से मना कर दिया, क्योंकि वो असल बात जानता था और लोग कुछ भी नहीं जानते थे। चारों चिताओं को जब अग्नि दी गई
तो शमशान घाट में लोगों के खड़े होने की जगह नहीं रही थी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे। आसपास की रियासतों के राजे महाराजे और राजकुमार भी शमशान घाट में मौजूद थे। चिताएं जल रही थी और हर तरफ सड़ांध फैली हुई थी। राजकुमार जगजीत सिंह स्वामी बैरोनाथ के साथ खड़ा रो रहा था। उसने स्वामी बैरोनाथ की तरफ देखकर कहा, स्वामी जी, ये क्या अन्याय हो गया है? ये तो होना ही था। स्वामी बैरोनाथ ने मुख्तसर जवाब दिया, स्वामी जी, ये सब कुछ हुआ कैसे? बालक, ये खंडर ऐसे ही तो नहीं खड़ा था। ये खंडर रानी कौशल्या की सपुत्री की वजह से ही खड़ा था। जब वही ना रही तो फिर इस खंडर को भी नहीं रहना था। काली ने रानी कौशल्या की लोथ और उसकी सपुत्री की रक्षा का बहुत सख्त प्रबंध कर रखा था। इन दोनों की जड़ काटने के लिए 2 ऐसे पुरुष चाहिए थे जो तुम्हारे ही परिवार में से होते, परंतु हमने युवराज के पखवा पर ऐसा गंडा बांधा जिसने उससे तुम्हारी जगह काम करवाया। तेरे पिता ने रानी कौशल्या की गर्दन काटी तो फिर उस कमरे का द्वार हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया, क्योंकि वहां पर पक्की भेंत बन गई और बननी भी चाहिए थी, क्योंकि हमारी विद्या ने कहा था कि इस कमरे में जाने वाले दोनों पुरुषों की वहां से आरतियां ही उठेंगी। लैलावती को मारने के लिए उसकी माता की गर्दन काटनी बहुत जरूरी थी। अगर ये काम कोई एक पुरुष करता तो फिर वो उस कमरे में कैद हो जाता और लैलावती उसे आराम से खत्म कर देती और सदा के लिए अमर हो जाती। परंतु हमने अपनी बुद्धि से काम लिया और 2 पुरुषों का बलिदान देकर तुझे और तेरी प्रजा को आगे सारे जीवन की बपता से बचा लिया। पर स्वामी जी, आपने ये बात पहले तो नहीं बताई थी। मूर्ख, अगर हम ये पहले बता देते तो फिर तू खंडर को जाने के लिए जोर लगाता और खुद तू मरता ही मरता, पर साथ ही अपनी सारी नस्ल का भी क्रियाक्रम कर देता। अरे मूर्ख, ये तो सोच कि अगर तू मर जाता तो रानी कौशल्या की आशा पूरी हो जाती, क्योंकि तेरी नस्ल ही खत्म हो जाती। अब तेरा पिता और तू इस उम्र में सपूत जमाने से रहा, इसीलिए हमने तेरे पिता का बलिदान दिया और तुझे बचा लिया। क्या समझे? फिर कुछ अरसे के बाद राजकुमार जगजीत सिंह की शादी हो गई। जिस रियासत की राजा की बेटी से उसकी शादी हुई, उसी रियासत के राजकुमार को जगजीत सिंह ने अपनी बहन सुंदरमती का रिश्ता दिया, यानी शादी करवाई। राजकुमार जगजीत सिंह की सुंदर पत्नी ने ऊपर तले 3 सपुत्र और एक बहुत ही सुंदर सपुत्री को जन्म दिया। राजकुमार जगजीत सिंह ने अपने बेटों के नाम बेतरतीब यूं रखे। पहले का नाम बलबीर सिंह, दूसरे का नाम करनील सिंह और तीसरे का नाम युवराज सिंह, जबकि उसने अपनी बेटी का नाम सरस्वती रखा। इस तरह राजकुमार जगजीत सिंह, जो कि अब राजा बन गया था, उसकी गद्दी का वारिस राजकुमार बलबीर सिंह ठहरा। क्योंकि वो राजा जगजीत सिंह का बड़ा बेटा था, इसलिए अब वो मुस्तकबिल का राजा था, यानी राजा बलबीर सिंह। अल्लाह हाफिज़ मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।